आप सभी ने चैप्टर 3 के पार्ट 1 में देखा कि भारत के सामने आजादी के बाद जो विकास का मॉडल रखना था, आर्थिक समृद्धि का मॉडल रखना था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे। मैंने आपको यह भी बताया था कि भले ही विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण थी, लेकिन भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को देखते हुए अंतिम निर्णय मुख्य रूप से राजनीतिज्ञों द्वारा लेना जाना था। तो अब कौन कौन सी वो विकास धारणाएं थी, वो आपको देखना है इस चैप्टर में। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी मॉडल था, जो कि निश्चित रूप से यह कहता था कि सभी को मौका मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय जो है वो पूरी तरीके से अपनाया जाना चाहिए भारत जैसे देश में। और दूसरा मॉडल था पूंजीवादी, यानी कैपिटलिस्टिक मॉडल, जो कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकल करके आए थे। जो उदारवादी और समाजवादी और दूसरा मॉडल आया था समाजवादी मॉडल, जो सोवियत संघ ने अपनाया था। भारत हमेशा से ही एक बैलेंस अप्रोच की तरफ रहा। तो भारत ने ना तो पूरी तरीके से उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और ना ही समाजवादी मॉडल को अपनाया। भारत के हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल पर गहरे तौर पर प्रभावित थे, जिनमें कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के लोग भी इसी मॉडल को अपनाना चाहते थे। और अमेरिकी और यूरोपियन मॉडल यानी कि कैपिटलिस्टिक मॉडल पर काम करने वाले लोग बहुत कम थे। आजादी के आंदोलन के दौरान ही इस बात पर सहमति बन गई थी कि नेताओं की पसंद जो है वो समाजवादी मॉडल की तरफ रहेगी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार और अंग्रेजी हुकूमत के जो आर्थिक सरोकार थे वो बिल्कुल अलग होंगे। भाई, उन्होंने दूसरे तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाया और हमारे देश को अर्थव्यवस्था को एक दूसरे तरीके से चलाना था। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी, यानी कि एक पूंजीवादी वर्ग, व्यापारिक वर्ग, व्यवसायी वर्ग केवल उनके लिए काम नहीं होगा, बल्कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और जो अनपढ़ होने की एक समस्या हमारे देश में थी, अनएजुकेटेड होने की, उसको लेकर के हमें काम करना था। और इस आर्थिक और सामाजिक पुनर्वितरण के काम को करने का जिम्मा सरकार को खुद उठाना था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में सन 1950 में प्रस्ताव आया और 1951 में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसके की चेयरमैन प्रधानमंत्री हमेशा खुद रहे। 2014 तक काम किया योजना आयोग ने और उसके बाद 2015 में नीति आयोग ने काम शुरू करना कर दिया है, वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो योजना आयोग के मुख्य बिंदु क्या थे? योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे प्रस्ताव से करी थी। ध्यान रखेंगे, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड ज्यादा ठीक है, और भारतीय संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं था। और यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए बनाया गया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योजना आयोग का जो काम करने का तरीका था, या हम कह सकते हैं जो उसकी भूमिका थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी और वो केवल एक सलाहकारी आयोग ना बन करके बहुत हद तक एक एग्जीक्यूशनरी आयोग भी बन गया था। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उसमें इसके कार्यों के दायरों का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि भारत के संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक, इस लाइन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपके काम आ सकती है, ये एक ऐसी समाज रचना को बनाते और बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। यानी कि जो भी बॉडीज भारत सरकार बनाएगी, उन सारी बॉडीज, चाहे वो मिनिस्ट्री हो या कोई भी संस्था सरकार बनाए, चाहे वह कोई आयोग हो, मुख्य रूप से उसका ध्यान किस बात पर रहेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशंस बहुत हद तक अलग अलग हैं और वो एक अलग विषय होता है। तो ये व्यवस्था बनाई गई और इसके साथ योजना आयोग को, जो प्लानिंग कमीशन था, उनको एक ये जिम्मेदारी गई कि आपको भारत देश के लिए नियोजन यानी कि प्लानिंग अब बना करके देनी है। और योजना आयोग ने जो रास्ता अपनाया वह रास्ता था पंचवर्षीय योजना का।
मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत हो गए कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए। सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व का समर्थन मिला था। और यूरोप में जो महामंदी हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, वहां से भी ये बात और ज्यादा प्रगाढ़ हुई थी। इसके अलावा एक चीज आपको और देखनी है कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना था, उसी के आसपास ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप लोग IMF के नाम से भी जानते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद IMF की स्थापना हुई और वहां पर भी करीब 45 देश इसके सदस्य बने और वो उनमें से भारत भी एक था। और वहां पर भी ये बात हुई कि पूरी दुनिया को अब एक साथ रहना पड़ेगा। 2 विश्व युद्ध और ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये बात सबकी समझ में आ गई थी कि ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी था इस पूरी दुनिया को बचे रहने के लिए, खास करके मॉनेटरी मामलों में। अब जब पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज होना था तो प्रत्येक देश कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस मेन एम की तरफ। और सभी देशों का जो एक मोटा मोटा आइडिया निकल करके आया वो यही आया कि भले ही शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो या लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, लेकिन एक प्लानिंग होनी चाहिए। शुरू में ये मामला जो है वो समाजवादी मॉडल का था, सोवियत मॉडल का था, लेकिन 1940, 45 और 50 के आते आते जो पूंजीवादी देश थे, उदारवादी मॉडल के देश थे, जैसे कि यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से भारत में प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी को और ज्यादा बल मिला। तो ये सारे कंटेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपसे एसए में या फिर यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का जो पहला या दूसरा पेपर इकोनॉमिक्स का है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने समाजवादी मॉडल को जो अपनाया या मिक्स्ड मॉडल को जो अपनाया, जो कि एक उदारवादी, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल का मिश्रण था, उसके पीछे कौन कौन से इनपुट थे, क्या वो चीजें थी जिन्होंने भारत सरकार को बाध्य किया कि हमको इसी मॉडल की तरफ जाना चाहिए। जो विकास, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मामले हैं, सरकार उनको अपने पास में ही रखे। इसमें किन किन चीजों ने कंट्रीब्यूट किया, तो इस जो पार्ट है ये कंटेंट आपके बहुत काम आ सकता है। आप सभी लोग इसको जरूर नोट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग जरूर एग्जाम रेस हिंदी को ज्वाइन करिए। थैंक यू।